नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों पहले ही दिल्ली शराब घोटाले मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आए। आते ही वो लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुट गए। उधर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कई हमले भी किए। जनता को गुमराह करने तक के भी आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि उनके बाहर आने के बाद उनके ही आवाज पर एक घटना ऐसी होगी जो उनके लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का अब मामला जो है वो सियासी तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। सीएम हाउस में 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप लगे। मारपीट के आरोप अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर लगाए गए। सबसे पहले इस संबंध में मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। फिर एफआईआर में भी ये भी लिखा कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी है, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। वहीं स्वाति मालीवाल का मेडिकल एग्जीबिशन भी करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। वे करीब 4 घंटे तक दिल्ली एम्स में रही है। केंद्र सरकार तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल पर हावी थी, लेकिन इस मामले के बाद से बीजेपी को एक और मौका मिल गया है अरविंद केजरीवाल को घेरने का, आम आदमी पार्टी को घेरने का। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तब से ही बीजेपी बौखलाई हुई है। इसी बौखलाहट के तहत बीजेपी ने एक साजिश रची, जिसके तहत 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के घर भेजा गया। स्वाति मालीवाल इस साजिश का चेहरा और मोहरा थी। उनका इरादा सीएम पर आरोप लगाने का था, लेकिन सीएम उस वक्त वहां नहीं थे, इसलिए वो बच गए। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस को भी इस पूरे मामले की शिकायत में कहा कि उनके साथ मारपीट की गई है। आज वो वीडियो भी सामने आया है, उसमें सीएम आवास की ड्राइंग रूम में आराम से बैठी है स्वाति मालीवाल और पुलिस अधिकारियों को धमकी दे रही है। वीडियो में वो विभव कुमार को भी धमकी देती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। स्वाति मालीवाल को लेकर के आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही ये भी कहा गया है कि वीडियो में ना तो उनके कपड़े फटे हुए हैं, ना ही उनके सिर पर कोई चोट के निशान नजर आ रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस पूरे मामले में कहा कि 13 मई से लेकर के अब तक अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद के विषय में एक भी शब्द नहीं बोला है। मुख्यमंत्री के घर में मुख्यमंत्री के रहते हुए उनका दायां हाथ माने जाने वाले विभव कुमार ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद, महिला सांसद और डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष के साथ मारपीट की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। लगातार 13 मई से आज तक एक शब्द तक नहीं बोला चीफ मिनिस्टर केजरीवाल उनके पार्टी के राज्यसभा महिला सदस्य, उनके ऊपर जो हमला हुआ है उस विषय में मान्यता होना ही नहीं चाहिए। उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सदस्य महिला जो
दिल्ली महिला आयोग के चीफ थे और महिला के विषय में इतनी सारे बातें करने वाले चीफ मिनिस्टर आज तक उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला। ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आलोचना भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा और कांग्रेस वाले आपका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब ये सरकार में आते हैं तो सौगात उनको बांटते हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी इतने पर ही चुप नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा कि जो उनके पक्ष में वोट जिहाद करता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने मौके पर मौजूदा जनसमूह में बीजेपी प्रत्याशी के लिए भारी मतों को वोट से जीत दिलाने की अपील भी की और जम करके विपक्ष पर हमला बोला। कांग्रेस कह रही है कि वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपकी संपत्ति में से एक हिस्सा अपने जो वोट जिहाद करने वाली वोट बैंक है उन लोगों को दे देंगे। आप मुझे बताइए भाइयों, आपकी संपत्ति किसी भी सरकार को आप छीनने देंगे क्या? अगर मेरी बात पहुंची है तो सब लोग जवाब देना। क्या किसी भी सरकार को आप अपनी संपत्ति छीनने देंगे क्या? किसी को लूटने देंगे क्या? आपके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाया है उस पर आपका अधिकार है कि नहीं है? वो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये सपा कांग्रेस वाले अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि वो एक्सरे निकालेंगे। आपके पास कितनी जमीन है, आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कोई गहने हैं क्या, आपका मंगलसूत्र कहां पड़ा है, और फिर आपकी जरूरत से ज्यादा जो भी है जिसके पास नहीं है वो वोट जिहाद वालों को बांट देंगे। बाराबंकी की चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं की जमकर आलोचना की। रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बबुआ जी ने नई बुआ की शरण ली है, जो गठबंधन को बाहर से समर्थन की बात कहकर विपक्षियों की उम्मीद पर पानी फेर रही है। जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। यहां जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने
दूसरी को कह दिया है, खबरदार, जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। चलिए अब सीधा आपको मुंबई के शिवाजी पार्क लिए चलते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम जी जान से जुटा है। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जो ये कहता है वो असंभव है। निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग उनमें आशा का संचार करना लोहे के चने चबाने का काम होता है। और इसलिए निराशा को पाल करके बैठे हुए लोग हर पल हर चीज असंभव ही अनुभव करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको लगता था राम मंदिर भी उनको असंभव लगता था। साथियों, दुनिया को कभी न कभी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत भूमि में रहने वाले लोग अपने विचारों के इतने पक्के थे, अपने इरादों के इतने पक्के थे कि एक सपना लेकर के 500 साल तक लड़ते रहे। ये छोटा इतिहास नहीं है। 500 साल का अविरत संघर्ष, अनेक पीढ़ियों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और 500 साल तक संजोया हुआ सपना आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। ये निराशा की गर्त में डूबे हुए वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। साथियों, हमारा देश दशकों तक सीरियल बम धमाकों से
लहूलुहान होता रहा। आतंकी हमलों से मां भारती का सीना चीर दिया जाता था। मुंबई जैसे हमारे शहर थर्राते रहते थे। एक ही गूंज सुनाई देती थी कि कहीं कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो पुलिस को जानकारी देना। एयरपोर्ट जाओ, स्टेशन पर जाओ, हर जगह पे लिखा रहता है लावारिस चीज को हाथ पर लगाना, लावारिस चीज से चौकन्ना रहना। 10 साल हो गए, सुना है क्या? सब बंद हो गया कि नहीं होगा? ये इनको असंभव लगता था। और अभी राज बता रहे थे 3 तलाक। देश की संसद ने 3 तलाक को ही तलाक 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 कह दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण। 40 साल तक इंतजार करते रहे लोग। संसद में बहस होती थी और जो आज संविधान को सर पर रख करके नाच रहे हैं, उन लोगों ने पार्लियामेंट में 33% आरक्षण के बिल को छीन करके फाड़ दिया था। इन सब की छाती पे बैठ करके आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। विपक्ष पर हमलावर नजर आए, राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए नजर आए, साथ ही 3 तलाक का मुद्दा उठाते हुए भी नजर आए। तो उधर जैसे जैसे 5वें चरण का मतदान अब नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों का घमासान और भी तेज होता हुआ दिख रहा है। यूपी की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान है, लिहाजा यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर के वार पलटवार भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पीओके की बात मत करो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे किसे डरा रहे हो आप? 130 करोड़ देश की जनता का प्रधानमंत्री 56 इंच सीने वाला नरेंद्र मोदी है। मैं आज राहुल बाबा को कह कर जाता हूं कि आपको डरना है तो डरिए, पीओके भारत का है और भारत का ही रहेगा। इसे हमसे कोई भी वापस नहीं ले सकता। चाहेंगे वो एक कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल जीत के लिए जो आजमाइश कर रही हैं। बीजेपी राज्य की सत्ता में काबिज बीजेडी को सत्ता से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि राउरकेला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 4 चरण के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी 270 सीट पार कर चुके हैं और अब 400 सीट की तरफ धीरे धीरे बीजेपी आगे बढ़ रही है। सभा में अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनने का भरोसा जताया है। भाइयों बहनों, चुनाव के अब तक जो चरण समाप्त हुए हैं, 4 चरण, उसका परिणाम जानना है क्या आपको?
अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मैं बताता हूं, 4 चरण में मोदी जी 270 सीट पार कर 400 की ओर जा रहे हैं। राहुल केला वालों, बताओ मुझे, 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? देखो राहुल केला वालों, ये तो करना ही है, मगर इस बार ओडिशा में भी कमल फूल की सरकार बनानी है। ओडिशा में भाजपा सरकार बनानी है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की राजधानी रांची में पार्टी बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के समर्थन में रोड शो किया। लोगों ने संजय सेठ को जिताने की अपील भी की है। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी साहे से है। रांची लोकसभा सीट से साथ राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर 6 चरणों के तहत 25 मई को मतदान होना है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है। एक तरफ बीजेपी ने जहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना समेत अजित पवार की एनसीपी से गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट के साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनावी जंग को जीतने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिंदे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं। नवी मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो भी किया। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील भी की। यूपी में 5वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी प्रमुख दल के नेता अपनी अपनी पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के प्रमुख नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर के निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। जनता ने साइकिल की चेन उतार दी। 10 साल से साइकिल नहीं चल रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि भारत से कांग्रेस लिप्त होती हुई नजर आ रही है, लुप्त हो चुकी है पूरी तरीके से। कांग्रेस कहीं नहीं है, नामो निशान खत्म हो चुका है। साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही साइकिल की चेन आप लोगों ने उतार दिया। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था, उसी में आपने साइकिल की चेन उतार दी थी। और 2017 के विधानसभा में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी 2019 का चुनाव हुआ, फिर भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आपने नहीं चढ़ने दिया। अब बहनों भाइयों, 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन हो ही न वो साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी? और कांग्रेस की हालत तो कितनी पतली हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद यदि हमारे 10 साल के बाद नौजवानों से पूछेंगे कांग्रेस, तो अब पूछेगी कौन कांग्रेस? जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, मुझे लगता है भारत की धरती से अब कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। बहनों भाइयों, हम देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भले ही अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए चुनाव प्रचार जरूर कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में चुनावी रैली की। इस दौरान मंच पर इंडी गठबंधन के कई नेता भी मौजूद रहे। सभा में मौजूद लोगों से राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। चुनाव 2024 का चुनाव अलग चुनाव है।
पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की और हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? पहला काम भाइयों और बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस देश भर में चुनाव प्रचार कर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच रायबरेली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और यहां से पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, इंडी गठबंधन की सरकार आएगी और वो सरकार आपकी सरकार होगी। पूरे देश में युवाओं ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहिए। 4 जून को हिंदुस्तान के रायबरेली के सबसे गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और हर महिला के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए चले जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसका भाई और बहनों कारण है, ये ऐसा ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों का अपमान किया है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ किया। भाइयों बहनों, 34 साल के मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। यूपीए की सरकार थी, हमने हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। कांग्रेस महासचिव व अलपुझा से कांग्रेस उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अमेठी और रायबरेली हम जीत रहे हैं। आप जनता का मूड देख सकते हैं। जनता का मूड इंडी गठबंधन के पक्ष में है। राहुल गांधी के पास आंकड़े हैं, उन्होंने पूरे भारत का दौरा भी किया है, वो लोग की नब्ज को जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन दिल्ली में आराम से सरकार बनाएगा। Amethi and Raebareli, we are winning hands down. Amethi and Raebareli, we are winning hands down. You can see the mood of the people wherever you go. The mood is totally changed. The mood is in favor of India alliance. That's what this is not telling Rahul Gandhi is only saying simply. He has statistics. He's traveled all over India. He know about the pulse of the people. That's why he is telling the India alliance will form comfortably in Delhi. केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने अन्नामलाई और माधवीलता पर तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, अन्नामलाई ने जिस तरह से तमिलनाडु में बीजेपी का विस्तार किया है और माधवीलता ने जिस तरह से तेलंगाना में अपना प्रभाव बढ़ाया, मेरा मानना है कि दोनों नेता बीजेपी के उभरते हुए चेहरे हैं और दोनों ने उत्तर मुंबई में आकर के समर्थन दिया है। हम लोग महाराष्ट्र में महाविकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज की रैली मुंबई की 6 सीटों को विश्वास दिलाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। पीएम मोदी मुंबई के दिल में है और मुंबई पीएम मोदी के दिल में है। अन्नामलाई जी ने जिस प्रकार से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किया है, माधवी लता जी ने नारी शक्ति का जो प्रदर्शन करके पूरे तेलंगाना में अपना प्रभाव बढ़ाया, मेरा मानना है कि दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए नए चेहरे हैं और दोनों ने उत्तर मुंबई में भी आकर जो समर्थन दिया है उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। महायुति एक ताकत है, महायुति
महाराष्ट्र के महाविकास के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और मेरा पूरा विश्वास है कि आज की रैली का मैसेज मुंबई की 6 सीटों को विश्वास दिलाएगा कि महायुति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को और इस शहर को, महाराष्ट्र को, मुंबई को नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। मोदी जी मुंबई के दिल में, मुंबई मोदी जी के दिल में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उतरौला विधानसभा के इटावा गांव में जनसभा कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने लोगों से कहा कि रामद्रोही, राष्ट्र विरोधियों और हमारे मंदिरों पर हमला करने वाले आतंकियों के मुकदमे वापस लेने वालों का और राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों की जमानत जब्त करा दो। आगे इनकी तरफ से ये कहा गया कि क्या सच नहीं है कि राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलवाई थी? जिन लोगों ने राम के साथ द्रोह किया है, क्या उन्हें वोट देना उचित होगा? इन्हीं लोगों ने आपको पानी के लिए तरसाया भी था। क्या ये सच नहीं कि राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलाई थी? क्या ये सच नहीं कि अयोध्या में हमारे प्रभु रामलला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, हमारी कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले, हमारे बजरंगबली मंदिर, संकट मोचन मंदिर काशी पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के समाजवादी पार्टी ने मुकदमा वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, जो देश की आवाज है उस आवाज के साथ हमें भी जुड़ना होगा। और जिन लोगों ने राम के साथ द्रोह किया, ये चुनाव है, अपने जोरदार वोट के साथ उनकी जमानत जब्त करा दो। बिहार के छपरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने सभा के दौरान आरजेडी और विपक्षी गठबंधन पर हमला भी बोला। सीएम योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से बिहार पीछे हो गया है। यहाँ के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि आज भारत डिजिटल युग में जा चुका है, लेकिन विपक्ष के लोग जो है वो बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, पूरा चुनाव तो अब राम भक्तों, रामद्रोहियों के बीच में आ गया है। आ गया है ना? आ गया है ना? देखो क्या कहते हैं सब ये रामद्रोही, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना है। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता है, कहते हैं राम मंदिर भारत में बनना ही नहीं चाहिए था। तो हमने कहा कहां बनना चाहिए था? कहना था भारत में नहीं बनना चाहिए था। अबे हमने कहा बताओ तो, राम मंदिर अयोध्या में भारत के अंदर नहीं बनता तो कहां बनता? कहता इससे भारत की इमेज खराब हुई है। वाह, हम अपने मुक्तिदाता का, अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का मंदिर बनाए, उनकी जन्मभूमि पर बनाए। ये भी कांग्रेस के लोगों को बुरा लगता है, आरजेडी वालों को बुरा लगता है। बहनों और भाइयों, ये देश के लिए सेम समस्या है। ये कांग्रेस भी और आरजेडी भी देश के लिए एक समस्या बन चुकी है। और इस समस्या से जितनी जल्दी बिहार मुक्ति पाले, देखो यूपी ने तो उस समस्या का समाधान कर दिया है। आपने देखा होगा कांग्रेस के वहां मात्र 2 सदस्य हैं विधानसभा में, और लोकसभा में पिछली बार 1 था, इस बार वह भी नहीं रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के चलते जेल गया हो, वो कोर्ट ने सिर्फ प्रचार के लिए कुछ दिन का समय दिया हो, और प्रचार में भी वो ये गुहार लगा रहा है कि इसीलिए वोट करो ताकि जेल न जाना पड़े। ये दर्शाता है कि वो व्यक्ति कितना स्वार्थी है, इनमें कितनी अनैतिकता है कि ये भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, जो जेल से बचने के लिए जनता से गुहार लगा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रही हैं। देश के लिए नहीं, अपने लिए सोच रहे हैं। ये मैंने पहली बार देखा है कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के चलते जो जेल गया हो और
कोर्ट ने केवल कुछ दिनों की मोहलत दी हो केवल कैंपेन करने के लिए, और कैंपेन में भी वो ये गुहार कर रहे हो कि इसलिए वोट करो कि उनको जेल ना जाना पड़े, तो अपने आप में दिखता है कि कितना सेल्फिश ये व्यक्ति है, अपने तक सीमित है और अनैतिकता कूट कूट कर भरी है। अराजकता इन्होंने पूरी दिल्ली में फैलाई है। भ्रष्टाचार के नए मामले इनके सामने बार बार आते हैं। ये भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं जो जेल जाने से बचने के लिए जनता को गुहार लगा रहे हैं। ये देश के लिए नहीं सोच रहे, ये आज भी अपने लिए सोच रहे हैं। जैसे जेल में बैठ के इस्तीफा नहीं देते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी कहीं ना कहीं इस बात पे शर्म आती होगी कि क्या नेता है ये। कभी संविधान बनाते समय उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कोई नेता ऐसा भी आएगा भ्रष्टाचार के चलते जेल में जाएगा और जेल से सरकार चलाएगा, इस्तीफा नहीं देगा। शिरोमणि अकाली दल से निकल जाने के बाद पार्टी के नेता रविकरण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी शामिल हो चुके। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच रविकरण सिंह ने बीजेपी में शामिल होने को जो झटका माना जा रहा है। हालांकि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की सहमति से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था। पंजाब बीजेपी में रविकरण सिंह के शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वागत भी किया है। रविकरण सिंह पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे और आपको बता दें कि ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री निर्मल सिंह काहोलो के बेटे हैं। तो देखिए, पंजाब से हम आपको खबर बता रहे थे जहां पर बड़ा झटका लगा है और सरकार में कई सारे बदलाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से रविकरण ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। तो उधर अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। पंजाब के अमृतसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इनका मकसद क्या था। मैं जेल के जिस सेल में था वहां पर 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। 13 अफसरों के पास मेरे सीसीटीवी की फीड भी जाती थी। 24 घंटे मुझे पर मॉनिटरिंग हो रही थी, मॉनिटरिंग की जा रही थी, निगरानी रखी जा रही थी। सीसीटीवी की वजह से जो सीसीटीवी की एक फीड है वो पीएमओ ऑफिस भी जाती थी, ये भी केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। इन्होंने पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की है। बीजेपी वालों ने ये सोचा था कि मुझे गिरफ्तार करके ये लोग आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, लेकिन इसके विपरीत हुआ। मेरे जेल जाने से आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है और एक कार्यकर्ता अब केजरीवाल बन गया है। इन लोगों को समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है बल्कि एक परिवार है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। मैं जिस सेल में रहता था, जिस जेल के सेल में था, उस सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। 2 कैमरे 24 घंटे। मैं कितने बजे उठा, कितने बजे बाथरूम करने गया, बाथरूम में कितनी देर रहा, फिर कितने बजे निकला, टॉयलेट में कितनी देर रहा, कपड़े बदले, फिर टीवी देखा नहीं देखा, खाना कितने बजे खाया, क्या खाया। 13 अफसरों के कमरे में मेरे सीसीटीवी कैमरे की फीड जाती थी, उनके टीवी के ऊपर आता रहता था और 13 अफसर 24 घंटे मेरे को मॉनिटर कर रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर आपको पता चले कि आपको कोई आदमी 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है, आप कैसे जियोगे। आदमी होता है ना कि अपना रिलैक्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सोने का मन किया सो गया, जागने। अगर आपको पता चले 24 घंटे कोई देख रहा है मेरे को, जीना मुश्किल हो जाता है। और मुझे बताया गया कि एक फीड उसकी पीएमओ में जाती थी। पीएमओ में भी 2 टीवी लगे हुए थे जिसके ऊपर वो मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल सेल में क्या कर रहा है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें आती है और 7 सीटों पर छठे चरण यानी कि 25 मई को मतदान होना है। इसको लेकर के चुनाव प्रचार भी तेज हो चुका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी से है। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने नंदनगरी में डोर टू डोर प्रचार भी किया है, लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील भी की है। इस दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि उन्हें सभी समाज, जाति और धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोगों ने इस बार बदलाव का मन भी बना लिया है। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग बहुत भारी संख्या में जो है पदयात्रा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी दुआ दे रहे हैं
हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। 10 साल से जो यहाँ के लोग अन्याय सह रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ वो न्याय चाहते हैं। यही आम लोगों की आवाज़ है। जिन लोगों ने भी वोट किया था पिछली बार बीजेपी को, आप उनसे भी बात करेंगे तो वो भी कहते हैं कि सांसद ने काम नहीं किया है, वो एक परिवर्तन चाहते हैं। टीएमसी नेता शशि पांजा ने अभिजीत गांगुली के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अभिजीत ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद ही अपमानजनक भाषा है। वे पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्हें कानून की समझ है। वही बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए शशि पांजा ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बीजेपी में जो भी जितनी भी गाली देता है वो उतना ही बीजेपी की सीढ़ियों से ऊपर जाता रहता है, उनका प्रमोशन होता रहता है। बीजेपी में कईयों ने माफी नहीं मांगी है, कोई भी माफी नहीं मांगता है और इस बात को लेकर के अभिजीत कोई भी गलानी नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कई बातों का जिक्र किया और कहा कि उनका चरित्र ये दर्शाता है कि हम इसके खिलाफ चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रही है। इस तरह के उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, जिस भाषा का प्रयोग किए हैं अभिजीत गांगुली, और वो रह चुके हैं एक जन जज, तो कानून की समझ तो उनको है। और सिर्फ कानून वाली बात नहीं है, वो एक खुद कैंडिडेट हैं और एक पुरुष हैं। और जिस तरीके से एक महिला के संबंध में उन्होंने कहा, ये बातों को फिर दोहराना हमारे लिए भी कष्टदायक है। ये सरासर अपमान है। महिला एक नारी के प्रति एक विद्वेष है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि जो जितना गाली देता है वो उतना ही भारतीय जनता पार्टी की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, उसकी प्रमोशन होती है। नहीं तो यही अभिजीत गांगुली शुभेंदु अधिकारी को लेकर स्टेज में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के नेतृत्व कोई माफी नहीं मांगता, कोई माफी भी नहीं मांगता। इस बात की उनको ग्लानि भी नहीं है, कोई क्लेश भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।